दोस्तों नमस्कार। और आज की क्लास में मैं पुनः सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो विश्वविद्यालय परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसी के साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप देख रहे हो, विश्वविद्यालय परीक्षाओं में बीए पार्ट 3 के अंतर्गत भारत का भूगोल का पेपर ज्यादातर विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। और ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का जो पेपर है ये न केवल विश्वविद्यालय परीक्षाओं की दृष्टि से अपितु सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर बीए पार्ट 3 में जो भारत के भूगोल का पेपर आता है उसका पहला प्रश्न आता है, जिसमें आपके ज्यादातर विश्वविद्यालयों में ये पेपर चलता है और इसमें अनिवार्य प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। यदि कुछ अपवाद की कंडीशन छोड़ दें, जैसे कि कोरोना काल की परिस्थितियों को छोड़ दिया जाए, तो ये पहला जो प्रश्न है ये विश्वविद्यालय परीक्षाओं में अनिवार्य प्रश्न होता है और इसमें फुल में से फुल मार्क्स बड़े आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। यहां पर मैं आप लोगों को जो भारत के भूगोल का पेपर है उसका फर्स्ट प्रश्न जो आता है, अनिवार्य प्रश्न जो आता है, उसके बारे में कुछ प्रश्न पत्र सॉल्व कराऊंगा जो विश्वविद्यालय परीक्षाओं में आ चुके प्रश्न पत्र हैं उनके बारे में। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो प्रश्न आता है पहले वाला, इसमें 2 पार्टों में आता है। देखिए यहां पर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का एक प्रश्न पत्र दे रखा है और यहां पर ये जो प्रश्न है ये 2 भागों में, एक तो ए पार्ट है पहले का और एक आपका ये बी पार्ट है। अब देखिए जो पहले प्रश्न का, इस प्रश्न का ए जो पार्ट दे रखा है उसमें आपको उपलब्ध कराए गए भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित में से किन्हीं 5 को दर्शाइए। कि आपको भारत का मानचित्र वितरित किया जाएगा और उस मानचित्र में आपको जो लोकेशन दे रखी है उनमें से कोई भी 5 लोकेशन प्रदर्शित करनी है। इसी पहले प्रश्न का जो बी पार्ट आता है उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, 5 प्रश्न इसमें दे रखे हैं और उन प्रश्नों को आपको करना होता है। कई बार इन प्रश्नों में से प्रश्न रिपीट भी होते हैं और दूसरा प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और तीसरी बात, आपको पैटर्न का पता चलता है कि किस पैटर्न के आधार पर प्रश्न पत्र आते हैं, चाहे पास कोर्स का पेपर हो चाहे ऑनर्स का पेपर हो। तो ये हम यहाँ पर भारत के भूगोल का जो प्रश्न पत्र है इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहला जो प्रश्न है इसका ए पार्ट दे रखा है, उसमें आपको उपलब्ध कराए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित में किन्हीं 5 को प्रदर्शित करना है। यहां पर पहला जो दे रखा है वो है नाथुला दर्रा। देखिए नाथुला पास, दर्रा वस्तुतः जो पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में आवागमन के जो प्राकृतिक जो मार्ग होते हैं, जो नेचुरल जो रास्ते होते हैं, उनको दर्रे के नाम से संबोधित किया जाता है। दर्रा वस्तुतः आपके जो पास का जो रूप है, पास या दर्रा या इसको ला भी कहते हैं हम, पास इंग्लिश में पास कहा जाता है, हिंदी में दर्रा कहते हैं और तिब्बती भाषा का जो दर्रा है वहां पर ला कहा जाता है इनको। जैसे सिपकी ला, जिलेप ला, तो ला का मतलब दर्रा। तो यहां पर पहला जो लोकेशन है वो है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो भारत का सिक्किम जो राज्य है उस सिक्किम राज्य के क्षेत्र को और जो तिब्बत का दक्षिणी भाग है उसमें चुंबी घाटी से जोड़ता है। कहने का मतलब देखिए यहां पर ये मानचित्र है और यहां पर ये आपके दे रखा है नाथुला पास। तो यहां पर हम इसको नंबर 1 नाथुला दर्रा। तो ये नाथुला दर्रा सिक्किम और दक्षिणी जो तिब्बत है उसका जो चुंबी घाटी क्षेत्र है, तो चुंबी घाटी क्षेत्र सिक्किम को जोड़ने का काम ये नाथुला पास करता है। नाथुला पास के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहूंगा कि नाथुला दर्रा है वो भारत और चीन के मध्य प्राचीन काल से ही व्यापार का प्रमुख मार्ग रहा है, लेकिन 1962 अर्थात 1962 की लड़ाई के पश्चात इस मार्ग को बंद कर दिया गया था। 1962 का जो युद्ध हुआ था भारत और चीन में, उस समय इसको बंद कर दिया और पुनः 2006 में इसको खोला गया है। तो 2006 जुलाई 2006 में इस नाथुला दर्रे को पुनः खोल दिया गया है व्यापार के लिए और भारत और चीन का व्यापार इस दर्रे के द्वारा किया जाता है। और ये जो दर्रा है या ये पास है ये प्राचीन जो रेशम मार्ग था उसका भी हिस्सा है, जो सिल्क रूट था उसका भी हिस्सा है। तो पहली लोकेशन यहाँ पर हमने की कि आपको दिए गए भारत के मानचित्र में हमने नाथुला पास दर्शाया। तो नाथुला दर्रा एक रास्ते होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, नेचुरल रास्ते होते हैं जो आवागमन का मार्ग होता है उसको दर्रे के नाम से जानते हैं। और जो सिक्किम जो राज्य है, सिक्किम और तिब्बत का जो चुंबी घाटी का क्षेत्र है, तिब्बत को और आपके सिक्किम को जोड़ने का काम करता है। अर्थात भारत और चीन के मध्य में ये एक दर्रा स्थित है और भारत का सिक्किम जो राज्य है उसको
चुंबी घाटी क्षेत्र, तिब्बत का चुंबी घाटी क्षेत्र है, दक्षिण तिब्बत का, उन दोनों के मार्फत ये यहाँ पे व्यापार होता है, या ये रास्ता, या यहाँ पर ये नाथुला दर्रा स्थित है। तो पहली लोकेशन नाथुला दर्रा। अब दूसरा देखिए महादेव पहाड़ियाँ। देखिए महादेव पहाड़ियाँ वस्तुतः यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर एक नदी है ऊपर, इसका नाम है नर्मदा, और ये आपका ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में महादेव पहाड़ी स्थित है, और महादेव पहाड़ी पर ही जो ये सतपुड़ा जो रेंज है, सतपुड़ा रेंज का ही भाग है महादेव पहाड़ी, उसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है इस महादेव पहाड़ी पर। तो ये महादेव जो श्रेणी है वो ये है, और यहाँ हम क्रम डालेंगे महादेव पहाड़। तो इस तरीके से दूसरी लोकेशन हुई महादेव पहाड़ियां, जो ऊपर जो नदी है, जो ये नदी है ये नर्मदा है, और नीचे ये ताप्ती। तो इसके बीच का जो क्षेत्र है ये महादेव पहाड़ी के रूप में, ये महादेव पहाड़ी के रूप में ये, और इसी के ऊपर धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है इसकी। और पंचमढ़ी जो स्थान है एमपी का एक लोकेशन है पंचमढ़ी, वो भी आपके लगभग यहीं पर स्थित है, इस महादेव पहाड़ पर ही स्थित है। तीसरी लोकेशन पारादीप। देखिए पारादीप वस्तुतः एक बंदरगाह है, एक पोर्ट है, और उड़ीसा का जो तटवर्ती भाग है, जो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, वो पारादीप। तो यहाँ पर देखिए ये आपका उड़ीसा का तटवर्ती भाग है, और यहाँ हम मार्क करेंगे। तो ये हुआ आपका पारादीप। तो एक बंदरगाह जो बंगाल की खाड़ी के तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो यहाँ पर पारादीप स्थित है, और पारादीप पोर्ट का नाम है जो उड़ीसा में स्थित है। तो इस तरीके से पहला नाथुला पास, महादेव पहाड़ियाँ, पारादीप, और चौथा दे रखा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8। देखिए NH 8 दिल्ली से मुंबई तक जाता है, और इसकी जो लोकेशन यदि हम बात करें तो इस तरीके से दिल्ली से स्टार्ट होकर के और इस तरीके से ये आपके मुंबई तक इसका रास्ता है, और ये है आपका नंबर 4 NH 8। तो NH 8 दिल्ली, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से अजमेर, अजमेर से उदयपुर, उदयपुर से अहमदाबाद, बड़ौदा, और वहाँ से मुंबई तक ये रास्ता है। तो मुंबई से लेकर के दिल्ली तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये NH 8 के नाम से जाना जाता है। दोबारा इसकी लोकेशन बता रहा हूँ, दिल्ली से स्टार्ट होता है, दिल्ली के बाद राजस्थान में प्रवेश करता है, राजस्थान में जयपुर, जयपुर के बाद अजमेर, अजमेर से होते हुए उदयपुर, उदयपुर से आपके गुजरात में जाता है अहमदाबाद, बड़ौदा, और महाराष्ट्र में मुंबई में जाकर के इसका लास्ट होता है। तो मुंबई से लेकर के और आपके ये दिल्ली तक ये NH 8 विस्तृत है। कावेरी डेल्टा। देखिए कावेरी एक नदी है जो दक्षिणी भारत की एक सदानीरा नदी है, अर्थात सदानीरा का मतलब है इस नदी में लगभग शीतकाल में और ग्रीष्मकाल में, मानसून के समय भी पानी होता है, और आपके जो शीतकाल होता है, जो भारत में जो शुष्क काल है या मानसून का निवर्तन काल है, उस समय होता है। हम जानते हैं कि तमिलनाडु जो राज्य है वो भारत का, वो शीतकाल में लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। इस वजह से दक्षिणी भारत की ये जो नदी है कावेरी नदी, ये दक्षिणी भारत की ऐसी नदी है जो आपके सदानीरा नदी मानी जाती है। और इसका जो उद्गम होता है इस नदी का, वो नदी का उद्गम वस्तुतः जो पश्चिमी घाट जो क्षेत्र है, पश्चिमी घाट में कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है, और वहाँ से निकलने के बाद तमिलनाडु के रास्ते और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तमिलनाडु और आपके जो आपका कर्नाटक है उसके मध्य में ये कावेरी नदी जल विवाद भी काफ़ी चर्चित रहता है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ये नदी प्रवाहित होती है। इसी नदी पर तमिलनाडु राज्य में होगेनक्कल जलप्रपात है। क्या नाम है? होगेनक्कल। होगेनक्कल प्रपात। तो इस तरीके से पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलने के बाद, कर्नाटक से निकलने के बाद आपके तमिलनाडु में प्रवेश करती है, और अंत में आपके ये यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। इसका जो डेल्टा है वो कृषि की दृष्टि से तमिलनाडु का जो अन्न भंडार कहलाता है, तो ये आपका कावेरी नदी का डेल्टा। तो ये कावेरी जो नदी है, ये कावेरी नदी डेल्टा है, ये आपका इस तरीके से ये होगा आपका कावेरी नदी डेल्टा। ये
कावेरी नदी डेल्टा। इस तरीके से ये कावेरी डेल्टा, और उसके बाद लास्ट की लोकेशन है गिर राष्ट्रीय उद्यान। देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है, और गुजरात में ये जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये एशियाई सिंहों के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अफ्रीका के बाद इस राष्ट्रीय पार्क में बड़ी संख्या में सिंह अर्थात शेर पाए जाते हैं। तो ये गुजरात में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान नंबर 6, गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो इस तरीके से ये आपके 6 लोकेशन जो भारत के भूगोल का जो प्रश्न पत्र है, ये किसी विश्वविद्यालय का जो पेपर है, पुराना पेपर है, इसको मैंने आपको बताया। अर्थात पहला जो प्रश्न है उसका ए पार्ट है, उसमें विश्व मानचित्र से संबंधित कुछ लोकेशंस दी हुई होती हैं। उन लोकेशनों में से हमें 5 को 6 को या जो प्रश्न पत्र में पूछा जाता है उस हिसाब से प्रदर्शित करना होता है। 4-5 मिनट में आप पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नाथुला दर्रा नंबर 1। नाथुला दर्रा वस्तुतः भारत का जो सिक्किम जो राज्य है, सिक्किम और तिब्बत का जो दक्षिणी चुंबी घाटी क्षेत्र है उसको जोड़ने का काम करता है। और 1962 की लड़ाई के बाद इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में, जुलाई 2006 में पुनः इसको व्यापार के लिए खोल दिया गया। ये प्राचीन सिल्क रूट का हिस्सा है, और ये एक तरीके से ये लोकेशन हमने की आपका नाथुला। इसके बाद देखिए दूसरा लोकेशन है इसमें महादेव पहाड़ियाँ। ये महादेव पहाड़ियाँ आपके नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में महादेव पहाड़ी स्थित है, और ये महादेव पहाड़ियों में इस जो क्षेत्र की या जो श्रेणी है, ये यहाँ पर धूपगढ़ चोटी है, वो सबसे ऊंची चोटी है, और पंचमढ़ी जो हिल स्टेशन है एमपी का, वो भी महादेव पहाड़ी पर स्थित है। इसके बाद तीसरा पारादीप। पारादीप एक बंदरगाह है, और पारादीप बंदरगाह आपके एक तरीके से जो ये उड़ीसा का जो तटवर्ती बंदरगाह है वहां पर इसकी लोकेशन है, ये पारादीप। तो ये पारादीप एक बंदरगाह का नाम है जो उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जो दिल्ली से मुंबई तक जाता है, NH 8, वो हमने प्रदर्शित किया। कावेरी डेल्टा दक्षिण जो भारत की एक सदा नीरा नदी है, जो वर्षा ऋतु का जो टाइम होता है, जो मानसून काल होता है, उस समय भी वर्षा प्राप्त करता है। और तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, तमिलनाडु राज्य का ऐसा राज्य है तो दक्षिणी भारत का जो लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। अर्थात लौटते हुए मानसून से और दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून दोनों मानसूनों से ये नदी जल प्राप्त करती है। इस वजह से दक्षिणी भारत की सदा नीरा नदी है। इसका जो डेल्टा है वो तमिलनाडु का आपके ब्रेड बास्केट कहा जाता है, अर्थात ब्रेड बास्केट कहा जाता है, अर्थात अन्न भंडार कहलाता है तमिलनाडु का। तो ये आपका कावेरी नदी डेल्टा। और इसके बाद गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपके जो गुजरात जो राज्य है भारत का, वहाँ पर एशियाई सिंहों के लिए या एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो पहले प्रश्न का ये हुआ पार्ट 1, फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट हुआ। अब सेकंड जो पार्ट है देखिए, इसमें एवं के प्रश्न दे रखे हैं। सह्याद्री पहाड़ियां किस पर्वतमाला में स्थित हैं? देखिए सह्याद्री पहाड़ियां, देखिए ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये कहलाता है पश्चिमी घाट, और ये पहाड़ियां ये कहलाती है पूर्वी घाट। ये आपके पश्चिमी घाट और ये आपके पूर्वी घाट। तो सह्याद्री जो पहाड़ियां हैं, जो पश्चिमी घाट है, उसी का नाम है, उसी को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर होगा पश्चिमी घाट। तो सह्याद्री पहाड़ियां पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित हैं। इसके बाद सेकंड प्रश्न जो दे रखा है, दामोदर घाटी केंद्र सरकार की संयुक्त परियोजना है। देखिए पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है दामोदर नदी घाटी। इसके बारे में आपको बता दूं, दामोदर नदी घाटी जो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, और 1948 को इसका उद्घाटन किया था हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। दूसरी बात, ये जो बहुउद्देशीय परियोजना है ये अमेरिका की एक परियोजना है, टेनेसी नदी घाटी परियोजना। क्या नाम है? टेनेसी। तो टेनेसी नदी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर के ये नदी घाटी परियोजना बनाई गई 1948 में दामोदर नदी पर। और दामोदर नदी वस्तुतः हुगली नदी की एक सहायक नदी है,
जो पहले दामोदर नदी थी वो पहले बाढ़ के लिए, अपने प्राकृतिक नुकसान के लिए जानी जाती थी, लेकिन दामोदर घाटी निगम के द्वारा ये परियोजना संचालित होती है और वर्तमान में ये बहुत ही बहुउद्देशीय परियोजना का काम करती है और ये पश्चिम बंगाल और झारखंड की प्रमुख परियोजना है। तीसरा है वन भूमि के अंतर्गत न्यूनतम प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। देखिए वन भूमि के अंतर्गत सबसे ज्यादा न्यूनतम प्रतिशत राज्य आपका हरियाणा है और इसके बाद पंजाब का स्थान आता है। तो हरियाणा और पंजाब वन प्रतिशत के हिसाब से भारत में सबसे पिछले पायदान पर स्थित है, अर्थात न्यूनतम प्रतिशत वाला राज्य हरियाणा इसका उत्तर है। इसके बाद नंबर 4 दे रखा है चेन्नई में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है। देखिए चेन्नई तमिलनाडु में आता है। मैंने आपको बताया था कि भारत में शीतकाल में 2 जगह वर्षा होती है, 2 टाइम वर्षा होती है। एक तो होती है आपके उत्तरी पश्चिमी भारत में और एक होती है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो शीतकाल में वर्षा होती है और लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, अर्थात आपके जो लौटता हुआ मानसून है और उसका टाइम है अक्टूबर नवंबर में। तो ये आपका चेन्नई अर्थात तमिलनाडु उत्तरी पूर्वी मानसून है, लौटते हुए मानसून से अक्टूबर नवंबर के महीने में वर्षा प्राप्त करता है। और लास्ट है कोरबा कोयला खान स्थित है। ये मुख्यतः छत्तीसगढ़ में स्थित है। कोरबा एक खान है जो कोयले के लिए प्रसिद्ध है और छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ये अभी आपका छत्तीसगढ़ में आएगी। इस तरीके से ये एक प्रश्न पत्र है जिसमें पहला प्रश्न अगर कोरोना जैसी परिस्थितियों को नज़रअंदाज कर दें या अपवाद की कंडीशन मानती हो, यदि इनको हटा दें, तो ये पहला प्रश्न है जो भारत के भूगोल के प्रश्न पत्र के अंतर्गत एक अनिवार्य प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। और ये अनिवार्य प्रश्न आपके 2 पार्टों में होता है, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट में लोकेशन दी हुई होती है और बी पार्ट में कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं और कभी कभार कुछ छोटे प्रश्न भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर संभावना ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की रहती है। ये सभी प्रश्न आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और आपके विश्वविद्यालय परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से ये एक प्रश्न पत्र था। अब हम एक अगला प्रश्न पत्र देखते हैं। देखिए ये भी एक प्रश्न पत्र है और इसमें भी जो पहला प्रश्न है ए पार्ट और ये इसका बी पार्ट, 2 भागों में। ए पार्ट में वही विश्व का मानचित्र दे रखा है, भारत का मानचित्र जिसकी लोकेशंस आपको प्रदर्शित करनी है, और बी पार्ट में आपके वही ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे रखे हैं। यहाँ पर सबसे पहला दे रखा है भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र। भारत एक राज्य है और उसमें कुछ क्षेत्र ऐसा है जो दक्कन लावा पठार कहलाता है या कपासी मृदा का क्षेत्र कहलाता है। तो एक काली मिट्टी का क्षेत्र मुख्य रूप से इस तरीके से, ये जो क्षेत्र है ये आपके काली मिट्टी का क्षेत्र है। नंबर 1 काली मृदा का क्षेत्र। देखिए ये काली मृदा है, इसको कपासी मृदा भी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती बड़ी अच्छी कंडीशन में होती है और इस मिट्टी की खासियत है ये गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है, अर्थात जल धारण क्षमता काली मिट्टी की काफ़ी अधिक होती है और इसमें सूखने पर दरारें बन जाती हैं। इस वजह से कहा जाता है काली मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है इसकी स्वतः जुताई होती रहती है। तो कई बार प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी ऐसी मृदा है, ऐसी मिट्टी है जो स्वतः जुताई होती रहती है, तो ये काली मिट्टी। तो पहला है भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्र है राजस्थान का जो हाड़ौती का जो पठार है, दक्षिण पूर्व जो पठारी क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। और उसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये जो क्षेत्र है ये पूरा काली मिट्टी का क्षेत्र है या ब्लैक जो सॉइल है उसका क्षेत्र कहलाता है, कपासी मृदा का क्षेत्र है। महाराष्ट्र में इस मृदा को रेगुर मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगुर मृदा। महाराष्ट्र में से रेगुर मृदा कहते हैं काली मिट्टी को। तो ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। दूसरी लोकेशन दे रखी है सतपुड़ा पर्वत। देखिए सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत 2 समानांतर रूप में विस्तृत हैं और इनकी लोकेशन भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। देखिए ये तो है आपका विंध्याचल और ये है आपका सतपुड़ा। ये सतपुड़ा एक तरीके से नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में। ये सतपुड़ा जो रेंज है ये आपके राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मेकाल पहाड़ी, ये 3 रूप में आपके पूरब से पश्चिम की ओर विस्तृत है। तो ये हो गया आपका नंबर 2 सतपुड़ा।
आजकल जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनमें मानचित्र से संबंधित प्रश्न बहुत आते हैं, चाहे विश्व के भूगोल की बात करें, चाहे भारत के भूगोल की बात करें, और चाहे हम राजस्थान के भूगोल की बात करें। तो यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत पूरब से पश्चिम दिशा में विस्तृत है, विंध्याचल के दक्षिण में उसके समानांतर पूरब से पश्चिम विस्तृत है। इसका जो पश्चिमी भाग है वो राजपीपला पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इसका जो मध्य भाग है वो आपका महादेव पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। उसके बाद पूरब का जो भाग है, मैकाल जो पर्वत है, वहां पर अमरकंटक जो चोटी है, वहां से नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम होता है। तो इस तरीके से ये सतपुड़ा जो रेंज है ये एक तरीके से नर्मदा और ताप्ती श्रेणियों के मध्य में, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है। तीसरा थाल घाट। देखिए थाल घाट भी एक पास है, एक दर्रा है जो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में जो प्राकृतिक जो मार्ग होते हैं, प्राकृतिक मार्ग जिसका अनुसरण करते हैं वो दर्रे कहलाते हैं, पास कहलाते हैं, और वो थाल घाट कहलाता है। थाल घाट वस्तुतः महाराष्ट्र में स्थित है। और पश्चिमी घाट का अगर हम बात करें तो यहां पर ये कह सकते हैं थाल घाट। नंबर 3 थाल घाट। मुंबई और जो आगरा जो मार्ग है या एक तरीके से कोलकाता तक जाता है, तो मुंबई कोलकाता जो मार्ग है वो इस थाल घाट दर्रे से होकर के गुजरता है। थाल घाट, और ये हुआ आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। चाय की कृषि वाले क्षेत्र। भारत में चाय की कृषि वाले क्षेत्रों में 3 मेजर क्षेत्र हैं। सबसे नंबर पहला जो स्थान आता है वो असम का आता है। असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु 3 भारत के मेजर चाय उत्पादक स्टेट है। तो सबसे पहला हम बात करेंगे यहां पर, एक तो ये असम, दूसरा बंगाल, और तीसरा है आपका जो तमिलनाडु के जो पहाड़ी क्षेत्र है नीचे का, ये आपका ये क्षेत्र। तो 3 आपके ये चाय उत्पादक क्षेत्र है। चाय उत्पादक क्षेत्र, और इसका क्रम दे रखा है यहां पर नंबर 4, और ये भी नंबर 4। चाय उत्पादक क्षेत्र। तो इस तरीके से चाय की कृषि वाले क्षेत्र असम, पश्चिम बंगाल और आपका तमिलनाडु, ये 3 स्टेट हैं जो भारत के चाय उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनको मार्क किया। इसके बाद दे रखा है भिलाई लोहा इस्पात कारखाना। देखिए भिलाई एक स्टील प्लांट है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, और हमें क्या करना है, ये आपको छत्तीसगढ़ राज्य में इस तरीके से अलग पेन से मार्क कर सकते हैं हम इसको। ये एक तरीके से ये छत्तीसगढ़ में, और इसका नाम है आपकी भिलाई। भिलाई इस्पात कारखाना, यहां लिखेंगे हम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। तो भिलाई लोहा इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़। देखिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि भारत का जो मानचित्र है उसमें जो राजनीतिक मानचित्र है उस पर जितनी पकड़ होगी आपकी, उतना ही आप आसानी से इस प्रकार की लोकेशंस जो आती है उनको कर पाओगे। अर्थात आपको सबसे पहला एक काम करना है कि भारत का खाली मानचित्र लेना है, और जिसके स्टेट जो हैं उनको आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है कि कौन सा राज्य कहाँ पर लोकेटेड है, कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। अगर ये आपको पता चल गया तो आप आसानी से ऐसी जो अवस्थिति आती है उनको आराम से मार्क कर सकते हो। इसके बाद दे रखा है नंबर 6 पर हुगली औद्योगिक क्षेत्र। देखिए हुगली औद्योगिक क्षेत्र, हुगली एक नदी है और हुगली नदी की ही सहायक नदी है दामोदर नदी। तो हुगली औद्योगिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। उत्तर में बांसबेरिया से लेकर दक्षिण में आपके लगभग 100 किलोमीटर तक इसका विस्तार है, और काफ़ी यहाँ पर कारखाने स्थित हैं। इस तरीके से ये आपका ये जो क्षेत्र होगा ये होगा हुगली औद्योगिक क्षेत्र। हम बंगाल में मार्क करेंगे, और ये हुआ आपका नंबर 6 हुगली औद्योगिक क्षेत्र। तो इस तरीके से ये हुआ आपका हुगली औद्योगिक क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल में स्थित है।
इसके बाद दे रखा है इंदिरा गांधी नहर। देखिए इंदिरा गांधी नहर पहले राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती थी, और पश्चिमी राजस्थान और राजस्थान के जो उत्तरी जो राज्य हैं, उत्तरी जो जिले हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, इनका जो काया पलट जो हुआ है, आप एक तरीके से कृषि की दृष्टि से संबद्धता जो आई है, उसमें काफ़ी भूमिका इंदिरा गांधी नहर परियोजना की है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान नहर परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। अब वर्तमान में इसको इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहते हैं। और इसका जो उद्गम है जो पंजाब में हरी के बैराज बांध से रावी और सतलज और व्यास नदी के संगम पर एक बांध बनाया गया हरी के बैराज, और वहां से इस तरीके से ये निकाली गई। तो ये हो गई आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये हुई आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, और इसका क्रम है आपका 7 नंबर। इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना पश्चिमी राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसके लिए एक तरीके से जीवनदायिनी नहर मानी जाती है। और पंजाब में हरी के बैराज नाम का एक बांध बना हुआ है, वहाँ से निकाली गई है। और उसके बाद राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर जो जिले हैं, इनके लिए न केवल कृषि से संबंधित अपितु पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध करा रही है। तो ये आपको राजस्थान के इस पार्ट में इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मार्क करना है। अब देखिए अगली है मेक मोहन रेखा। देखिए मेक मोहन रेखा है आपकी चीन और किसके बीच में, भारत के, चीन और भारत। कई बार ये प्रश्न एग्जामिनेशन में आता है कि मेक मोहन रेखा को, ये तो सबको पता है कि मेक मोहन रेखा आपके भारत और चीन के मध्य सीमा बनाती है। लेकिन देखिए ये पूरा जो भारत का मानचित्र है, इसमें एक तो पूर्वी हिमालय का क्षेत्र और एक पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र है। तो ध्यान रखना, पूर्वी हिमालय का जो क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, वहाँ की जो सीमा है, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत या चीन की जो सीमा है, वो आपका मेक मोहन रेखा कहलाती है। 1914 में इसको निर्धारित किया गया था। तो एक तरीके से ये जो है पूर्वी जो भाग की ये जो रेखा है, ये कहलाती है मेक मोहन रेखा। अगर कभी प्रश्न आए मध्य हिमालय, पूर्व हिमालय और पश्चिमी हिमालय, तो मेक मोहन कहां पर है, पूर्वी हिमालय। तो ये हुई आपकी मेक मोहन रेखा। तो ये मेक मोहन रेखा है, और ये इसका क्रम हो गया नंबर 8। तो मेक मोहन रेखा ये जो अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य ये सीमा बनाती है, भारत और चीन के मध्य, लेकिन पूर्वी हिमालय के अंतर्गत आती है। तो ये आपका पूर्वी हिमालय के अंतर्गत हमने मार्क किया मेक मोहन रेखा। इसके बाद है कोच्चि बंदरगाह। देखिए कोच्चि या कोचीन एक बंदरगाह है और केरल में स्थित है। इसको वर्तमान में एर्नाकुलम के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपका इस तरीके से हम मार्क करेंगे इसको इस तरीके से, ये हो गया आपका कोच्चि, कोचीन। कोचीन तो केरल में अरब सागर के तट पर एक बंदरगाह के रूप में कोच्चि या कोचीन बंदरगाह स्थित है, और इसको एर्नाकुलम के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका केरल में। और लास्ट है कावेरी नदी। देखिए पिछला प्रश्न पत्र है उसमें कावेरी नदी डेल्टा पूछा था, और इस प्रश्न पत्र में आपसे कावेरी नदी के बारे में पूछ लिया। कहने का मतलब तोड़ मड़ोड़ के प्रश्न कई बार रिपीट होते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो है ये नदी है आपका कावेरी नदी, और ये नंबर हो गया आपका 10 नंबर। पश्चिमी घाट जो क्षेत्र है, यहाँ पर ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कर्नाटक से इसका उद्गम होता है, और कर्नाटक के रास्ता तय करने के बाद तमिलनाडु में प्रवेश करती है, और तमिलनाडु के रास्ते से फिर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की ऐसी नदी है जो सदनीर नदी होती है। लगभग इस नदी में आपके दक्षिण पश्चिमी जो ग्रीष्मकालीन मानसून हो उस समय भी वर्षा प्राप्त करती है,
इस नदी घाटी जो क्षेत्र है, कावेरी नदी घाटी का जो क्षेत्र है, और शीतकाल में जो तमिलनाडु लौटते हुए मानसून से जो वर्षा प्राप्त करता है उस समय भी ये जल प्राप्त करती है। तो इस वजह से पूरे वर्ष भर कभी ना कभी इसमें जल अवश्य रहता है। इस नदी पर होगेनकल जलप्रपात बना हुआ है तमिलनाडु में, और इस नदी का जो डेल्टा है वो तमिलनाडु के लिए अन्न भंडार का काम करता है। ब्रेड बास्केट ऑफ तमिलनाडु कहलाता है ये। तो ये आपका कावेरी नदी। इस प्रकार से ये जो लोकेशन दे रखी है उनको हमें भारत के मानचित्र में मार्क करना है। ध्यान रहे कि 10 लोकेशन है और इसमें से उन्होंने पूछी आपसे 5, तो आपके पास ये चॉइस भी रहती है कि आप इन 10 में से कोई भी 5 लोकेशन मार्क कर सकते हो, कोई भी 5 लोकेशन प्रदर्शित कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने ये 5 लोकेशन प्रदर्शित करनी होती है और हमने यहाँ पर 10 लोकेशन की है। इस वजह से थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। आपको ये ध्यान रखना है कि पैटर्न क्या आता है और एक प्रदर्शित करने का तरीका है, इस पर ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए इस प्रश्न का, पहले प्रश्न का बी जो पार्ट है ये वाला, इसमें प्रश्न दे रखे। पहला है क्षेत्रफल के आधार पर देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए क्षेत्रफल के आधार पर वर्तमान में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। राजस्थान से पहले किसी समय पर आपके मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान रखता था, लेकिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनने के बाद राजस्थान प्रथम स्थान पर आ गया है। तो इसका उत्तर होगा राजस्थान। राजस्थान 10.4% क्षेत्रफल रखता है पूरे भारत का। कितना? 10.4। तो इस तरीके से ये राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद दूसरा जोजिला दर्रा। देखिए जोजिला दर्रा कहां पर स्थित है। जोजिला दर्रा वस्तुतः कश्मीर में स्थित है। कश्मीर में जोजिला दर्रे के मार्फत ही श्रीनगर और आपका जो लेह जो है मार्ग, श्रीनगर लेह मार्ग इस जोजिला दर्रे के द्वारा ही गुजरता है। जोजिला दर्रे पास है, इसी के मार्फत वो जाता है। तो ये आपका कश्मीर में स्थित है। इसके बाद है मध्य प्रदेश का नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए मध्य प्रदेश का जो नेपा नगर है ये मुख्य रूप से कागज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में नेपा नगर में काफ़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में कागज उद्योग से संबंधित फैक्ट्रियाँ काम करती हैं। तो नेपा नगर प्रसिद्ध है आपका कागज उद्योग के लिए। इसके बाद है निम्न में से कौन सा भारत में कोयला उत्पादक राज्य नहीं है। देखिए यहाँ पर कुछ राज्य दे रखे हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, और एक लास्ट दे रखा मणिपुर। तो इसका उत्तर होगा मणिपुर। देखिए पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये मेजर कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं, जबकि मणिपुर है वो कोयला उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। तो इसका उत्तर होगा मणिपुर। और लास्ट दे रखा है अकॉर्डिंग ऑफ सेंसस 2011 विच स्टेट ऑफ इंडिया इज हैविंग लोएस्ट सेक्स रेशियो, कि सबसे कम लिंगानुपात है वो कहाँ पर है, उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए। हरियाणा जो राज्य है वहाँ पर सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है। इसका हिंदी जो वर्जन है वो नहीं करके हमने इंग्लिश वर्जन किया है। तो इस तरीके से ये प्रश्न पत्र भारत के भूगोल का जो विश्वविद्यालय परीक्षाओं में ज़्यादातर स्नातक जो परीक्षाएं उनमें एक पेपर सभी विश्वविद्यालयों में चलता है किसी न किसी रूप में। तो पहला प्रश्न जो आता है उसको हमने यहाँ पर देखा। पहले प्रश्न का ए पार्ट जो आता है वो मानचित्र से संबंधित होता है और बी पार्ट होता है आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। जैसा कि देखने में आता है कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं उनको एग्जामिनेशन का पैटर्न ही पता नहीं होता है। इस वजह से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, प्रतियोगिता परीक्षा हो या आपके विश्वविद्यालय परीक्षाएं हो, सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि सबसे पहले पैटर्न को समझना है, उसके पाठ्यक्रम को देखना है। पाठ्यक्रम के बाद उसके पैटर्न को देखने के लिए पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को देखिए आप, जिससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, और उसके बाद फिर सही तरीके से प्रैक्टिस करिए। कहने का मतलब सही लय में और सही दिशा में तैयारी करने के लिए पाठ्यक्रम प्लस पैटर्न, ये दोनों का जो संयोग है, दोनों को जो मिला करके आपको पढ़ना है, ये काफ़ी मायने रखता है। आज के समय में स्मार्ट ज़माना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई आप लोगों को करनी चाहिए। तो मैंने आपको ये प्रश्न पत्र कराए हैं 2, आशा ही नहीं मुझे विश्वास है कि आपको काफ़ी लाभ हुआ होगा। और मैं आप लोगों को आगे बताना चाहूँगा कि आगे हम विश्वविद्यालय परीक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियो यहाँ पर चैनल पर अपलोड करेंगे। तो इस वजह से जिन विद्यार्थियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, वो कर लीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो की सूचना आप लोगों को तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।